देखिए, इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई है। जो जून 2022 इसके मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 भी आ चुका है। देखिए, पार्ट 1 को मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया था। आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं उसको। और पार्ट 2 में देखिए हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और पार्ट 1 में भी हमने इतने ही प्रश्नों पे चर्चा की थी। तो टोटल जो आपके 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जून के, ये आपके कंप्लीट हो जाएँगे पूरे सीरीज़ में। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 151वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, रबाब फातिमा को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर सचिव बनाया गया था। 152वां है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो देखिए, रतन टाटा जी को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो है जो आपका डॉक्टरेट की उपाधि है इससे सम्मानित किया था हाल ही में। और नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ था। और आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा है, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का यानी कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मुख्यालय भी है। तो डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय जिनेवा में हाल ही में जो है ये विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है कि आर सुब्रमण्य कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, जून 2022 में आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए आर सुब्रमण्य कुमार। अगला है कि चीन की जो टेंसेंट है, तो टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर का हिस्सेदारी खरीदा? तो देखिए, चीन की जो टेंसेंट नाम की कंपनी है, इसने जून महीने में फ्लिपकार्ट में जो है कुल 264 मिलियन डॉलर की जो है हिस्सेदारी खरीदी थी। और नेक्स्ट है कि विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। अगला कि मई 2022 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया? तो देखिए, मई 2022 के लिए जो आपके एंजेलो मैथ्यूज हैं, इनको आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसने ये घोषणा की है कि श्रीलंका के बल्लेबाजी स्टार जो एंजेला मैथ्यूज हैं और पाकिस्तान की जो पहली स्पिन सनसनी है तूबा हसन, इन दोनों को मई 2022 के लिए क्रमशः आईसीसी मेंस एंड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। और अगला कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीत लिया है। देखिए, इस बार का मेजबान भी हरियाणा ही था और हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते, जिससे इसका जो कुल पदक है 137 हो गया। और ये इसी के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर भी आ गया। और देखिए, ये किसी भी राज्य के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक हैं इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और देखिए, महाराष्ट्र जो है ये 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदक के साथ 125 पदक जीतने के बाद दूसरे स्थान पर है इस पदक तालिका में। कर्नाटका जो है ये 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य के साथ कुल 67 पदक जीतकर जो है तीसरे स्थान पर रहा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो शुरुआत है ये 4 जून को कई स्थानों पर हुआ, जिसमें हरियाणा के पंचकुला में बड़ी संख्या में आयोजन हुए। इसका समापन 13 जून को हुआ था। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़े सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। बाकी याद तो आपको सुनने के बाद ही हो गया होगा। अगला कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। तो भारत के लिए प्राउड की बात है। अगला कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है? तो देखिए, भारत जो है श्रीलंका को 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए, ताकि वहाँ पे धान वगैरह की बुआई हो सके। और अगला कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई मई में घटकर कितने परसेंट हो गई? तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित जो खुदरा महंगाई है ये मई में घटकर 7.04% हो गई है। और देखिए, आप सभी की डिमांड पर मैंने अर्धवार्षिक अंक का पीडीएफ तैयार कर दिया है, जिसमें जनवरी से लगाए जून तक के टोटल 1800 करंट अफेयर आपको मिलेंगे।
तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं और पूरे 6 महीने की पीडीएफ को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं केवल 55 रुपये में। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखिए पूरे डिटेल में सारे करंट अफेयर को मैंने जो है इसमें कलेक्ट किया है, यानी कि आपका एक भी पॉइंट कोई भी छूटने वाला नहीं है। और 6 महीने का रिवीजन मतलब हो गया कि देखिए किसी भी परीक्षा में आजकल पिछले 6 महीनों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर थे सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में पीडीएफ में। तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। 162वां प्रश्न की आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर है? तो देखिए न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है ये आईसीसी के वनडे रैंकिंग में जो है नंबर 1 पे है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे स्थान पर पाकिस्तान है और 5वें स्थान पर आपका फिसल गया है भारत। ठीक है, आईसीसी के ताज़ा वनडे रैंकिंग में ये रैंकिंग याद रखनी है, आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। और अगला कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? तो देखिए 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती करेगी केंद्र सरकार अग्निपथ भर्ती योजना के तहत। अगला कि सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2022 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो देखिए सुशांत सिंह राजपूत की जो है 14 जून 2022 को दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत जो है ये 14 जून 2022 को 20 को अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे और ये उस समय 34 वर्ष के थे। इनकी मौत को जो है आत्महत्या बताया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को मनाया जाता है 15 जून को। 2022 के लिए इसका विषय था बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला। और अगला है कि ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? तो देखिए ग्लोबल विंड डे को 15 जून को मनाया गया है। और देखिए जो आपका ग्लोबल विंड डे 2022 है इसकी थीम जो है पवन ऊर्जा के लाभों का आनंद लेने और दुनिया को बदलने के लिए पवन ऊर्जा की शक्ति और क्षमता के बारे में व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के विषय पर आधारित है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर 13 से 24 जून 2022 तक भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती आयोजित किया गया? तो देखिए जो आपका ये 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी कि इंडिया इंडो कॉर्पोरेट अभ्यास था। ठीक है, ये जो है आपका अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य के बीच में किया गया था 13 से 24 जून के बीच में। अगला कि कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो देखिए मुंबई जो है ये औसतन 2 मिलीमीटर की दर से जो है हर साल डूब रहा है और ऐसा अनुमान जारी किया गया कि 2050 तक मुंबई डूब जाएगा। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो देखिए सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को केरल ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया? तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को 27 साल बाद बंद कर दिया गया है। 16 अगस्त 1995 को उसको लॉन्च किया गया था। अगला है कि किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की जो है योजना का प्रस्ताव अभी हाल ही में रखा था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के वेटलिफ्टर गुरु नैदू सनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके वेटलिफ्टर हैं गुरु नैदू सेनापति, इन्होंने मैक्सिको में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलों में जो है 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर जो है एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए जो नीरज चोपड़ा भारत के हैं इन्होंने बयाली में फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने वहां पर जो है क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता। और देखिए इस प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक था ये फिनलैंड के ओलिवर हाइलैंडर ने जो है जीता था 89.83 मीटर का थ्रो करके। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? देखिए तेल आपूर्तिकर्ता के मामले में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी नया डाटा मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए रूस जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है।
देखिए आपको बता दूं, रूस ने इराक के बाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने का जो है के लिए जो है सऊदी अरब को पछाड़ा है। ठीक है, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो इराक जो है सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, तेल आपूर्तिकर्ता पेट्रोलियम का। और दूसरे नंबर पर आपका रूस आ गया है, और तीसरे नंबर पर आपका कौन आ गया है, सऊदी अरब आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस को हम 16 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। अगला है कि किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। तो देखिए चीन ने जो है कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। चीन ने कहा कि जितने भी छात्र एमबीबीएस वगैरह कर रहे थे चीन में, वो अब दोबारा आकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। अगला है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो देखिए भारत की जो पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है ये हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। और अगला है कि फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने परसेंट हिस्सेदारी हासिल करेगी। तो देखिए जो फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज है ये अडानी समूह में 25% जो है हिस्सेदारी हासिल करने जा रही है, अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में। देखिए अडानी समूह ने एक बयान में बताया कि इसने संयुक्त रूप से दुनिया का जो सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र है बनने के लिए जो फ्रांसीसी फर्म है जिसका नाम क्या है, टोटल एनर्जीज, इसके साथ ये नई साझेदारी की है, यानी कि अपना 25% हिस्सेदारी भेज दिया है। 180वां की हाल ही में किस देश में अनिवार्य मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए मलेशिया में जो है अनिवार्य मृत्युदंड की सजा जो है समाप्त कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी 2। ठीक है, ओडिशा के चांदीपुर से पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। कब, जो आपका जून 2022 है, जून 2022 महीने में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड में जो है गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र ढोलकिया, इन चारों को जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने जो है अपने केंद्रीय बोर्ड में जो है गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान के बीच भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो कोयम्बटूर और शिरडी है, ठीक है, इन दोनों स्थानों के बीच में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी जून में। अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में पुणे में जो है पीएम मोदी ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है कि मई 2022 में भारत का व्यापार घाटा कितना था। तो देखिए मई 2022 में भारत का व्यापार घाटा 24.29 अरब डॉलर था। अगला है कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। तो देखिए मार्च 2023 में 5G सेवा लॉन्च हो जाएगी। इसको याद रखिएगा, अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हो तो 5G मोबाइल ले लीजिएगा, 4G वाला आपका कबाड़ हो जाएगा अगले साल मार्च महीने में। अगला है कि हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए देश आपका अमेरिका है। और नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस के रूप में मनाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है हर साल 17 जून को जो है मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस के रूप में मनाता है। 2022 के लिए इसका विषय रखा गया है एक साथ सूखे से उठना, यानी कि राइजिंग अप फ्रॉम ड्राफ्ट टुगेदर। अगला है कि इसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। 190वां की जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे होगा। तो देखिए श्रीनगर में होगा जीएसटी के 47वीं काउंसिल की बैठक का आयोजन, ठीक है, याद रखेगा इसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो बाइडेन ने जो है राधा अयंगर प्लम को जो है, जो कि एक भारतीय मूल की लेडी हैं, इनको पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया था जून में। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया।
तो देखिए जो अग्निपथ स्कीम है इसकी ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है केंद्र सरकार ने। 193वां की हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए जो आपके विलियम पोर्टरफील्ड थे ये आयरलैंड के जो है क्रिकेटर थे, ठीक है, और इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ। तो देखिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन मिस्र में आयोजित किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने एनम एजुथम योजना शुरू की। तो देखिए एनम एजुथम योजना को तमिलनाडु ने शुरू किया है। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाते हैं हम। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस को 18 जून को मनाते हैं। और अगला है कि हाल ही में अग्निपथ के योजना के व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि जो आपका सीएपीएफ है और असम राइफल्स है इसमें अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है। तो देखिए अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि सीएपीएफ में और असम राइफल्स में टोटल 10% सीटें जो है आरक्षित हो जाएंगी अग्निपथ योजना के जो काम कर चुके जो कर्मचारी होंगे, यानी कि अग्निपथ योजना के तहत जो आर्मी और एयरफोर्स में भर्ती हुए जो सैनिक होंगे उनके लिए। अगला कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया। तो देखिए मुंबई का जो आपका राजभवन है, ठीक है, जिसको राज्यपाल का कार्यालय कहते हैं या फिर उसका निवास स्थान कहते हैं, वहाँ पर जो है जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था जून में। अगला है कि हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ठीक है। और नेक्स्ट है कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, एक अपॉइंटमेंट आ गया इंपॉर्टेंट वाला। देखिए हमजा आब्दी बर्रे को सोमालिया का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लिंक्ड इन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया है, जिसके तहत लिंक्ड इन कितने लाख डॉलर का निवेश करेगी, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो देखिए 5 लाख डॉलर का निवेश महाराष्ट्र में होगा लिंक्ड इन के द्वारा। अगला कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया। तो देखिए मुंबई में जो है मुंबई हवाई अड्डा जो है वहाँ पर वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च किया गया था जून में। अगला कि हाल ही में केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ ने अपने तीसरे पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक के बाहर निकलने के फैसले के बाद खुद को कौन सा नया नाम दे दिया है। तो देखिए अब केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ का नाम होगा केनरा एचएसबीसी लाइफ। और 204वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर जो ई जनादेश है इसके लिए प्रति लेनदेन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की सीमा जो है ये 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए इसको 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। और अगला कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाते हैं। देखिए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को हम 18 जून को हर साल मनाते हैं। और विश्व सीकल सेल जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल 19 जून को हम विश्व सीकल सेल जागरूकता दिवस मनाते हैं, सीकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और अगला है कि 10 जून 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.59 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ कितना हो गया। तो देखिए 10 जून 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 4.59 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ जो है 596.46 अरब डॉलर हो गया। और अगला कि कौन सा देश 2022 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक का जो है मेजबान था। तो देखिए अपना भारत जो है 2022 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक है इसका मेजबान था। और जो बैठक अभी हाल ही में जून महीने में आयोजित की गई थी, इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खतरों सहित सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करना था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को वर्ष का देश यानी कि कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। तो देखिए अपने भारत को जो है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की। तो देखिए 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट को यूएनएचसीआर ने जारी किया है।
देखिए यूएनएचसीआर का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो है इसने 2022 ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जारी की थी। देखिए परीक्षा में बिल्कुल ऐसे हूबहू पूछता है कि कौन सी रिपोर्ट किसने जारी की। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन का 2022 का जो आयोजन है ये किया गया था। तो देखिए अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है 16 जून 2022 को जो आपका औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 है इसका आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में गूगल ने किस देश के भौतिक विज्ञानी जिनका नाम है स्टेफानिया मारेचिनानो, इनका 140वां जन्मदिन जो है डूडल के साथ मनाया। तो देखिए जो स्टेफानिया मारेचिनानो थे ये रोमानिया के जो है एक भौतिक विज्ञानी थी और इनका 140वां जन्मदिन गूगल ने डूडल बनाकर मनाया था कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये भारत में होगा और ये जो है 11 अक्टूबर 2022 को शुरू होगा और 30 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। टोटल 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये जो है आपका जो अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होगा फीफा का, तो ये मैच 3 मेजबान राज्यों गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच में साझा किया जाएगा भारत में। और देखिए इसमें जो सबसे खास मैच है सेमीफाइनल का, सेमीफाइनल गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि जो फाइनल मैच होगा ये नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो फीफा 2022 अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में सारी डिटेल इस पेज पे दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि पश्चिम एशिया क्वाड वार्ता में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए पश्चिम एशिया क्वाड वार्ता में जो है जो आपका USA है, भारत है, संयुक्त अरब अमीरात है और इजराइल है, ये 4 देश शामिल है। तो बयाली में 4 देशों का एक नया संगठन बना है पश्चिम एशिया क्वाड वार्ता, यानी कि वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग। याद रखिएगा इसमें अमेरिका, भारत, अरब और इजराइल ये 4 देश शामिल हैं। और देखिए जो पश्चिम एशिया क्वाड डायलॉग है इसको I2UT भी कहा जाता है। I2 का मतलब हो गया 2 I वाले देश, यानी कि I फॉर इंडिया एंड I फॉर इजराइल। U2 मतलब हो गया USA और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया। तो देखिए एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में पहला स्थान केरल को मिला है और इस एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी कि वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सूचकांक में जो है बेंगलुरु को 22वें स्थान पर रखा गया है और दिल्ली जो है ये 11 पायदान ऊपर पहुंचकर 26वें नंबर पर पहुंच गया है और मुंबई को इस सूचकांक में 36वें नंबर पर रखा गया है। और अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को हम 20 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। और अगला कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है। तो देखिए दिनेश कार्तिक जो है ये T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और अगला कि हाल ही में कि शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। तो देखिए जो आपका श्रीलंका का कोलंबो है, कोलंबा में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की जो है स्थापना को मंजूरी भारत ने दी है जून महीने में। और अगला कि हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए जो कैथरीन ब्रंट है ये जो है इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं और ये जो है वनडे और T20 मैच खेलना जारी रखेंगी, लेकिन जो है ये जो टेस्ट क्रिकेट है टेस्ट मैच नहीं खेलेंगी। अगला कि हाल ही में किस देश ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत फूजियान को लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका फूजियान है ये चीन का जो है तीसरा विमान वाहक पोत था जिसको जून में इसने लॉन्च किया था। अगला कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया। तो देखिए जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर है इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया है और 2022 के लिए दुनिया के जो शीर्ष 20 हवाई अड्डे चुने गए हैं, ठीक है, तो इनमें हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले नंबर पर है, दूसरे पे है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हावनेड में स्थित है और तीसरा है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, चौथा है नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पांचवा है इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छठवां है पेरिस चार्ल्स डी गाल हवाई अड्डा और सातवां है म्यूनिक हवाई अड्डा, आठवां है इस्तांबुल हवाई अड्डा और नौवां है ज्यूरिख हवाई अड्डा, 10वां है कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बाकी जो 11वां ये हेलसिंकी वांता हवाई अड्डा है, 12वें नंबर पे आपका मध्य जापान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है,
13वें पे हिथ्रो हवाई अड्डा है, 14वें पे दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 15वें पे एम्स्टर्डम सीपोल हवाई अड्डा है, 16वें पे मैड्रिड बसराज हवाई अड्डा है, बराजस हवाई अड्डा है, और 17वें स्थान पर कोपहेगन हवाई अड्डा है, 18वें स्थान पर गुआंगझो बयून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और 19वें पे वियना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 20वें स्थान पर इसमें हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है कि फीफा 2026 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए फीफा विश्व 2026 विश्व कप की मेजबानी जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। नेक्स्ट है कि संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 19 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय है संरक्षण के रूप में रोकथाम, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की संरचनात्मक और परिचालन रोकथाम को बढ़ाना। अगला कि राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा जी। और अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए जो है भारत ने हॉकी टीम का कप्तान किसको बनाया है। तो देखिए जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 होगा, इसमें भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे मनप्रीत सिंह, यानी कि मनप्रीत सिंह जो है कैप्टन होंगे, और साथ में हरमनप्रीत सिंह को जो है उप कप्तान बनाया गया है। और आपको बता दूं जो आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 है ये आपका जो है बर्मिंघम में 29 जुलाई से शुरू होने वाला है, इसको याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, राष्ट्रमंडल। अगला कि हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए भारत के अनाहत सिंह जो आपकी हैं, ठीक है, प्यारी सी बच्ची हैं, अनाहत सिंह ने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने हाल ही में जून महीने में स्वर्ण पदक जीता था। अगला कि निम्न में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो देखिए पाकिस्तान 2028 से लगातार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, और ये इस सूची में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने वाला देश है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, थीम और डेट दोनों याद रखना है। अगला कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो देखिए कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता था। और गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है RN भास्कर ने। और 231वां प्रश्न की हाल ही में किस वामपंथी नेता को कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया। तो देखिए एक वामपंथी नेता हैं जिनका नाम है गुस्ताओ पेट्रो, इनको कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया है। और अगला कि हाल ही में DBS बैंक इंडिया ने स्वकर्मा फाइनेंस में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है। तो देखिए DBS बैंक ने स्वकर्मा फाइनेंस में जो है टोटल 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है। और अगला कि हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो देखिए केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम की एक योजना को शुरू किया था। और अगला कि हाल ही में कौन संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए जो आपके सुनील छेत्री हैं ये संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। अगला कि हाल ही में किस US कनाडाई लेखिका ने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता। तो देखिए रूथ ओजेकी नाम की एक जो है US कनाडाई लेखिका है, इन्होंने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जून महीने में जीता था। और अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया और बागजी पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी। तो देखिए PM मोदी ने जो है IISC बेंगलुरु जो आपका है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो आपका है, इसके सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया और बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी यहाँ पर। अगला कि हाल ही में RBI ने किस राज्य में स्थित मिलत कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो देखिए मिलत कोऑपरेटिव बैंक जो आपका है ये कर्नाटका में स्थित है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया RBI ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए इजराइल ने जो है हरियाणा के साथ क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया था जून महीने में। अगला कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है।
तो देखिए जो आपका IIT मद्रास है, इसने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। और नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो है भारतीय बाधिर टेस्ट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित जो पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप थी, इसको जीत लिया है। तो देखिए ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, जिसने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप को जीत लिया। अगला कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है रुचिरा कंबोज को। नाम याद रखेगा, 1 नंबर अगर चाहिए तो। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। तो देखिए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद टोटल 10% नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। अगला कि 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले इतिहास में दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए। तो देखिए जो आपके डेविड वार्नर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले ये इतिहास में दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। अगला कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है। तो देखिए जो असम राज्य है, ये भारत का सबसे अंतिम राज्य बन गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला। अगला कि हाल ही में किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती। तो देखिए भारत की जो महिला कुश्ती टीम है, इसने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीत ली है। और आपको बता दूं भारत ने जो है इस महिला कुश्ती मतलब चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 235 अंक लेकर जो है ये पहले स्थान पर रहा। और ये चैंपियनशिप जो है अभी हाल ही में किर्गिस्तान में जो है किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई थी। अगला कि अष्टांग योग पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए अष्टांग योग नामक एक पुस्तक जो है इसको डॉक्टर सोनू फोगट ने लिखा है। इसको मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इसको 21 जून के पहले लॉन्च किया था। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो 20 को लॉन्च किया गया था। अगला कि हाल ही में किस देश में पाई गई स्टिंगरे मछली को दुनिया की सबसे बड़ी प्रलेखित मीठे पानी की मछली नामित किया गया है। तो देखिए जो आपकी स्टिंगरे मछली है ये पाई गई है कंबोडिया में, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली घोषित की गई है। अगला कि हाल ही में किस देश ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु में संशोधन करके 21 वर्ष कर दिया है। तो देखिए ये देश आपका श्रीलंका है। और अगला प्रश्न है कि रेन 21 की रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर था। तो देखिए भारत तीसरे स्थान पर था जो आपका 2022 ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट है उसके अनुसार, ठीक है। और देखिए आपको बता दूं भारत केवल चीन 136 मेगावाट, अमेरिका 43 मेगावाट से पीछे रहते हुए 15.4 गीगावाट के साथ 2021 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को 23 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो ये हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के आयोजन का विषय था कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हम कब मनाते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाता है। 2022 के लिए इसकी थीम है विधवाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान। और अगला कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो देखिए जो आपकी रुमेली धर है, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। अगला है कि एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ पहले स्थान पर कौन रहा। तो देखिए जापान जो है 27 पदक जीतने के बाद एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में जो है पहले स्थान पर रहा था। अगला कि हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए नूरी रॉकेट का परीक्षण दक्षिण कोरिया ने किया था। अगला कि कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो देखिए अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बन गया है।
और अगला कि निम्न में से किस देश में जो है G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए जो आपका G7 सम्मेलन 2022 होगा ये जर्मनी में आयोजित होगा। और आयोजित क्या होगा, ये आयोजित किया जा चुका है। ये जो है 26 और 27 जून को जर्मनी में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी जो है भाग लेने के लिए गए थे, याद रखेगा। अगला कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। तो देखिए इन वस्तुओं की संख्या 19 है। 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगेगा जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित है। और अगला कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो देखिए वियना जो आपका है ये रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। और दुनिया के रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और कुल 140 शहरों की सूची में जो भारत की राजधानी दिल्ली है ये 112वें स्थान पर है। मुंबई 117वें पायदान पर है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस व्यक्ति को भारत के क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक बनाया। तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक बने हैं भारत में DJ पांडियन। और अगला कि हाल ही में किस स्थान पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू की गई। तो देखिए अभी हाल ही में लेह लद्दाख में जो है 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुई थी। और अगला कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया। तो देखिए जम्मू के उधमपुर में अभी हाल ही में भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया गया था जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके रंजीत बजाज हैं जिनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगला है कि बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने। तो देखिए अन्नपूर्णा पर्वत आपको सबसे पहले बता दूं ये नेपाल में स्थित है और ये हिमालय का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज़्यादा है। 8000 मीटर मतलब हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। तो इस पर चढ़ाई करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं स्कालजेंग रिगजिन जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के इस पर चढ़ाई की है। याद रखिएगा बिना ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। तो बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं स्कालजेंग रिगजिन। अगला है कि किस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का प्रमुख बनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता जी। नेक्स्ट है कि हाल ही में रा के सचिव सामंत गोयल के पद का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया। तो देखिए जो रा के सचिव सामंत गोयल है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम आप 30 जून 2023 तक याद रखिएगा क्योंकि ये इस पद पर 30 जून 2023 तक बने रहेंगे। अगला है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए 3 महीने के लिए रणदीप गुलेरिया की जो है कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अगर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है तब तक ये अपने पद पर जो है बने रहेंगे। अगला कि पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। 270वां कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी। तो देखिए उत्तराखंड ने जो है पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है। अगला कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कब होगी। तो देखिए 2023 में G20 बैठक का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो देखिए दिल्ली सरकार ने यह रोक लगाया है कि 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक जो है दिल्ली में ट्रक और भारी वाहन नहीं आ सकेंगे। अगला है कि किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है। तो देखिए ये महिला आपकी है अंजलि चतुर्वेदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो देखिए ये संस्था आपकी है विश्व बैंक।
और अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस स्थान पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो देखिए बाजरा पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को 25 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी योर वॉइस देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए किस राज्य में 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया गया था। तो देखिए 17वें साला प्रवेशोत्सव का जो शुभारंभ है ये गुजरात में किया गया था। अगला कि हाल ही में भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो देखिए पीयूष गोयल ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया था बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगला कि हाल ही में किस देश ने सिचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया था। तो देखिए चीन ने जो है अपने सिचुआन प्रांत की जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया था जून में। अगला है कि ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया। तो देखिए जो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है इसने मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया था। देखिए जो गरुड़ एरोस्पेस है इसके संस्थापक और सीईओ हैं अग्निश्वर जयप्रकाश। और जो आपका जो गरुड़ एरोस्पेस है ये मलेशिया में जो अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा ये करेगा हिलसे ड्रोन नाम की एक कंपनी के साथ। और जो हिलसे ड्रोन नाम की कंपनी है इसके संस्थापक और सीटीओ हैं सनमुगम एस थांग विलो ने। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए श्याम शरण जी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया चुन। और अगला कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके विलय को मंजूरी दी। तो देखिए पीवीआर और आइनॉक्स के विलय को मंजूरी दी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जून महीने में। अगला कि हाल ही में किसे बीएसई यानी कि इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस मुंद्रा। और अगला है कि फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है। तो देखिए फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर है और इस रैंकिंग में ब्राजील पहले स्थान पर बना रहा जबकि बेल्जियम दूसरे और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है फीफा की नवीनतम रैंकिंग में। अगला कि भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली किस पहली ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। तो देखिए इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। अगला कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो देखिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 26 जून को मनाया गया है। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा वर्धा नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए वर्धा नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। देखिए मध्य कर्नाटक में वर्धा नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है और वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना एक चल रही है उत्तर कन्नड़ के सिरसी से रायचूर और कोप्पल जिलों के शुष्क क्षेत्रों में लगभग 524 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंप करने का प्रयास करने के लिए। ठीक है तो इस परियोजना का विरोध चल रहा है इसे स्थानीय कार्यकर्ताओं के कड़ी विरोध का सामना करना पड़ा इसलिए काफ़ी चर्चा में है। याद रखेगा वर्धा नदी जो है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि ओशनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर जो है ये किस देश में स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए ओशनिक्स सिटी को जो है स्थापित कर रहा है दक्षिण कोरिया जो कि एक तैरता हुआ फ्लोटिंग सिटी होगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। तो देखिए इसका नाम है मार्क 3। ठीक है और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की GSAT-24 उपग्रह को एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर किस देश की कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखिए जो एरियन स्पेस है ये फ्रांस की कंपनी है और जो आपका GSAT-24 उपग्रह है ठीक है इसका वजन था 4180 किलोग्राम। और अगला कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने किस देश को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। तो देखिए श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है वहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है वहाँ का जो रुपया है उसका मूल्य जो है ये काफ़ी गिर गया है। हमारे भारत का मान के चलिए 100 रुपया वहाँ के 1000 के बराबर है। ठीक है तो इसीलिए जो है कई सारे लोग मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में तमिलनाडु राज्य ने जो है दूसरी खेप राहत सामग्री की भेजी श्रीलंका को जून महीने में।
अगला है कि रघुराजपुर जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस प्रकार की पेंटिंग के लिए फेमस है। देखिए रघुराजपुर जो है ये पट्टा चित्र के लिए फेमस है। पट्टा चित्र में देवी देवताओं की मूर्तियाँ मतलब ऐसे जो है फोटो उनकी बनाई जाती है पेंटिंग करके। देखिए पट्टा चित्र पेंटिंग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है, याद रखिएगा इसको। अगला है कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोलकाता से ढाका को जोड़ने वाली किस सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। तो देखिए जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इन्होंने कोलकाता से ढाका को जोड़ने वाली पद्मा पुल नाम के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, जो कि भारत और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगी। अगला कि जून 2022 में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे। तो देखिए जून 2022 में उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे। एक सीट आपकी थी आजमगढ़ की, जहां पर जो है निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव ने विजय प्राप्त की, और दूसरी सीट थी रामपुर की, जहां पर घनश्याम लोधी ने जो है जीत दर्ज की थी। अगला प्रश्न कि चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, जो कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। तो देखिए चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य लद्दाख में है, ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बन गया है। अगला है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसको बनाया गया। तो देखिए नीति आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। इनको 2 वर्ष के लिए इस पद पर अपॉइंट किया गया है। अगला है कि किस खिलाड़ी ने 26 जून 2022 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है। तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हार्दिक पांड्या हैं, और आपको बता दूं ये उपलब्धि हार्दिक पांड्या ने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान हासिल की। और अगला है कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल खन्ना। इन्होंने इस पद पर नरेंद्र ध्रुव बत्रा का स्थान लिया है। और नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 को मध्य प्रदेश ने जीता है, हर हालत में याद रखना है अगर 1 नंबर चाहिए तो। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस को हम 27 जून को मनाते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।